ऊपर से बोला वीडियो भी बनाना, तो वीडियो भी बनाएंगे, फिर समझ भी बनाएंगे, फिर ट्यूशन भी पढ़ाएं, पॉसिबल कैसे? भगवान तो 2 ही हाथ दिया। चलो 2011 X Limited has been producing a chemical product by using machine Z for the last 2 years. Now the management of the company is thinking to replace this machine either by X or by Y. अब देखो मेरे को डिसीजन लेना है कि अगर मुझे मशीन खरीदना है तो मुझे X खरीदना चाहिए या Y खरीदना चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, लिखो टेबल शोइंग एनालिसिस, टेबल शोइंग एनालिसिस। ये क्वेश्चन आया था 2011 में। बोल रहा है कि हम लोग जो अभी प्रेजेंटली जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उस मशीन का नाम क्या है? Z। हम लोग Z यूज़ कर रहे हैं अभी, और हम लोग जो मशीन खरीदने वाले हैं या तो X खरीदने वाले हैं या तो Y खरीदने वाले हैं। हमको डिसीजन लेना है कि हम लोगों को X खरीदना चाहिए या Y खरीदना चाहिए, ये हमको डिसीजन लेने बोल रहा है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अब पक्का बात है कि इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे बनेगा पर्टिकुलर्स। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। मेरा काम है सबसे पहले कैश इनफ्लो निकालना, कि हर एक मशीन से मुझे कितना पैसा मिल रहा है, कैश इनफ्लो पर ईयर निकालना, ठीक है? ये मेरा पहला काम है। अब देखो जो Z है, अच्छा एक एक करके पढ़ते हैं। देखो अभी Z का वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू कितना है? 1 लाख। रीसेल वैल्यू कितना है? 1,10,000। रीसेल वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है? रीसेल वैल्यू से मतलब नहीं है क्योंकि हमको डिप्रिसिएशन निकालना अभी फिलहाल मतलब नहीं। नया मशीन का दाम दे दिया, X अगर खरीदेंगे तो कितना में खरीदना पड़ेगा? 1,80,000, और अगर Y खरीदेंगे तो 2,15,000 में मशीन खरीदना पड़ेगा। एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है वो डिप्रिसिएशन के साथ कितना आएगा? 92,000। लेकिन इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन अंडरलाइन करो वहाँ पे, इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड है ऑलरेडी। फिर Y का दिया हुआ है और X का भी दिया और Y का भी दिया। फिर बोल रहा है वेरिएबल रनिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट दे दिया मेरे को कितना? Z के लिए 3, X के लिए 1.5 और Y के लिए 2.5। अगर फिर बोला प्रोडक्शन पर आवर, अगर X काम करता है तो 1 घंटा काम करके वो कितना यूनिट बना के दे सकता है? 78। Z जो है वो 78 दे सकता है, X कितना दे सकता है? 8 और Y कितना दे सकता है? 12 प्रोडक्शन पर आवर। अच्छा 78 कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है? उसके बाद बोला यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस कितना है? 20। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? 10। और एनुअल ऑपरेटिंग आवर कितना है? 2000, ठीक है? मतलब एक साल में वो 2000 घंटा काम करने वाला है। वर्किंग लाइफ ऑफ ईच ऑफ द 3 मशीन इज, मतलब अभी से उस मशीन को हम लोग कितना साल यूज़ कर सकते हैं? 5 साल। सैल्वेज वैल्यू मेरे को तीनों मशीन का दे दिया। सैल्वेज वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे? डिप्रिसिएशन। कंपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन यूज़ करता है। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 8,000 पर एनम वुड बी इनकर्ड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग टू सेल द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ मशीन Y को अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसके ऊपर 8,000 रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अज्यूम टैक्स रेट कितना बोल दिया? 50%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। फिर से हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो निकाल के दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, ठीक है? तो क्वेश्चन एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, ये मेरे को 78 जो यूनिट लिखा हुआ है ना, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में हम क्या बोले? रेक्टिफाई। क्वेश्चन में एक गलती दिया हुआ है, जो प्रोडक्शन पर आवर है वो Z का कितना होगा? 8, और X का भी कितना होगा? 8, और Y का कितना है? 12। बस अब ठीक है क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर Z 1 घंटा काम करता है तो कितना यूनिट बना सकता है? कितना यूनिट बना सकता है? बोलो जल्दी बोलो। 8 मिला सबको? तो प्रोडक्शन, अगर Z 1 घंटा काम करता है तो 8 बना सकता है, लेकिन Z कितना घंटा काम कर रहा है? एनुअल ऑपरेटिंग आवर कितना है एक साल में? 2000। एक साल में मिला सबको? एक साल में कितना घंटा काम कर रहा है वो? 2000, एकदम नीचे में लास्ट। तो 2000 यानी Z का अगर बात करें
तो ये 1 साल में कितना काम करने वाला है 2000, और 1 घंटा में 8 बनाता है, तो 1 साल में कितना बनाएगा 16,000 यूनिट। वैसे ही y का बताओ, ये तो z का हो गया, सॉरी z है, फिर क्या है x का बताओ। x का भी तो सेम ही है, इसका भी 8 है, तो 2000 इंटू 8। अब y का देखो, y कितना बना रहा है 12, तो इसका क्या आएगा 2000 इंटू 12, यानी ये कितना यूनिट बना सकता है 24,000। ये यूनिट है, मुझे ये यूनिट आ गया, इसके नीचे हम लाइन टान दिए क्योंकि इसके नीचे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो रुपीज़ में आने वाला, तो ये रुपीज़ में आ गया। ठीक है, ये रुपीज़ है। चलो सेल्स, सेल देखो तो 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपया। सब पहुंचा क्या, मेरे साथ रहना, मेरे साथ ही है ना, बड़े आगे। सेल्स देखो 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 20, Z का टोटल कितना यूनिट बना था 16,000, तो 16,000 इंटू 20 देखो कितना आता है 3,20,000। X का भी कितना होगा, सेलिंग प्राइस तो सेम ही है 3,20,000, और Y का कितना होगा 24,000 इंटू 20, कितना आ जाएगा ये 4,80,000। ठीक है, ये हम लिख लिए सेल्स, जिसका जितना यूनिट बना इनटू उसका सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया सेल्स। सेल्स में से माइनस क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी फटाफट देखो अपना क्वेश्चन में जाके कि वेरिएबल कॉस्ट हर एक यूनिट का कितना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट दिखा, कॉस्ट में जाओ बुक में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना है 10। अच्छा 10 अगर है तो यानी वेरिएबल कॉस्ट बहुत सारा है। ठीक है, हम पहले मटेरियल का बात करते हैं। मटेरियल का कितना वेरिएबल कॉस्ट है, 1 यूनिट का अगर 10 रुपया होता है तो यहाँ पे हम लोग कितना यूनिट बना रहे थे 16,000, तो 16,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1,60,000। यहाँ पे भी कितना होगा 1,60,000, और यहाँ पे होगा 2,40,000। ये मटेरियल कॉस्ट हो गया। अब देखो और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है क्या, ऊपर वाला टेबल में देखो वेरिएबल रनिंग कॉस्ट दिखा 3 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखे वेरिएबल रनिंग कॉस्ट 3 रुपये में यह 16,000, तो 16,000 इंटू 3 कितना होगा 48,000। यहाँ पे भी कितना होगा 48, और वहाँ पे होगा 24,000 इंटू 3। दोनों का सबका अलग अलग है क्या, सॉरी कितना है बोल तो 1.5 रुपया, यानी 16,000 इंटू 1.5 रुपया 24,000, तो इसका कितना है 2 रुपये 50 पैसा 60,000, 60,000। कैलकुलेशन लिख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो। यहाँ पे 3 रुपया है, इसका ये आया है कैलकुलेट करके, इसका कैलकुलेशन है 16,000 इंटू 3, इसका 1.5 रुपया करके था, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम बोले तो 16,000 इंटू 1.5, और इसका आया है 24,000 इंटू 2.5, यही है ना। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। और कुछ है वेरिएबल में नहीं है। माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालो कि कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। कंट्रीब्यूशन देखो कितना आ रहा है, माइनस करो और देखो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। एक 1,12,000, पहला का रहा है 1,12,000,
136,000 1,80,000। ठीक है, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन में देखो फटाफट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? डेप्रिसिएशन हटा के करना, ठीक है, डेप्रिसिएशन हटा के। डेप्रिसिएशन देखो वहाँ पे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोला है ना। अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एक फिक्स कॉस्ट होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी एक फिक्स कॉस्ट है, और होता है एक अदर फिक्स कॉस्ट, मतलब डेप्रिसिएशन को छोड़ के जो है। तो एक काम करते देखो, तो जेड मशीन जेड का कितना आएगा डेप्रिसिएशन? देखो मशीन जेड का बुक वैल्यू देखो कितना है, 1 लाख मिला सबको। बुक वैल्यू कितना है? 1 लाख। उसका स्क्रैप कितना है? नीचे स्क्रैप 1,10,000 है। 10,000 मिला, तो यानी 1 लाख माइनस 10,000। हम जेड क्या कर रहे हैं? 1 लाख माइनस 10,000, और लाइफ कितना है? तो कितना आएगा? 18,000। यानी पहला मशीन का डेप्रिसिएशन आ रहा है 18,000। दूसरा मशीन का निकालो तो सेम तरीका से। दूसरा मशीन का देखो, दूसरा मशीन का कितना है बुक वैल्यू? 1,80,000। उसका कॉस्ट प्राइस है 1,80,000। तो 1,80,000 माइनस कितना होगा? 15,000 डिवाइडेड बाई 5, 33। अब वैसे ही तीसरा का निकालो, मतलब वाई का। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करो, सिर्फ देख के उतारने से नहीं होगा, कैलकुलेशन करो। 36,400 कैलकुलेशन करो, वरना तुमको घर में जाकर प्रॉब्लम होगा। ये डेप्रिसिएशन निकाले, डेप्रिसिएशन सब निकाला। उसके बाद देखो, अब सुनो मेरा बात ध्यान से, पहुंचा यहाँ तक सब। अब देखो क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाके देखो कि एनुअल फिक्स कॉस्ट तुमको लिखा हुआ था ना। एनुअल फिक्स कॉस्ट देखो दिख रहा है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो एनुअल फिक्स कॉस्ट जेड का कितना है? 92। तो 92 में से 18,000 क्या है? डेप्रिसिएशन। तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोला ना, तो 92 माइनस 18 करो, 74,000। तो अदर फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 74,000। वैसे ही एक्स का देखो, एक्स का यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख लेना। कैलकुलेशन लिखेगा सब, 92,000 माइनस 18,000 करके 74 आया। वैसे ही एक्स का देखो, एक्स का देखो फटाफट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,08,000, और उसका डेप्रिसिएशन है 33,000, 75,000 माइनस करके। और वैसे ही वाई का देखो, वाई का था 1,32,000, 95,600, 95,600। ये लो यहाँ तक पहुँचो, सब पहुँचा। ये हो गया फिक्स कॉस्ट माइनस करके बाद। अब फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है, मतलब माइनस करो और फिर देखो कि कितना आएगा, उसको बोला जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहला का 20,000, दूसरे का 28,000, 48,000। ठीक है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन में बोला था ना कि इसमें सुनो, जो y है, y में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बन रहा है ना, y ज़्यादा बना पा रहा है, लेकिन ज़्यादा बनाने के चक्कर में एक ज़्यादा खर्च भी आ रहा था। कितना का ज़्यादा खर्च आ रहा था? देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और देखो कितना का ज़्यादा खर्च आ रहा है, 8,000। तो यानी y से माइनस होना चाहिए कि नहीं वो 8,000। तो हमको ना यहीं पे माइनस कर देना चाहिए था, यहीं पे प्लस 8,000 कर दो। मतलब कॉस्ट में तो प्लस ही होगा, हम किसके साथ प्लस कर रहे हैं? क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट ही तो है, हर एक साल 8,000, तो हर एक साल 8,000, तो 8,000 रुपये तो फिक्स कॉस्ट ही हो गया। तो अदर्स वाला में ही 8,000 प्लस करना। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि 95,600 नहीं लिख के
95,600 प्लस 8,000। लेकिन हम जैसे लिखे वैसे ही लिखना, वरना घर में दिक्कत होगा, डायरेक्ट मत लिख देना। मेरे हिसाब से आ रहा है 1,03,600, ये आ रहा है ना, 1,03,600, और ये तब 40,000 आ रहा है। एक बार चेक कर लो। आया सबका? अब ये EBIT, अब देखो इंटरेस्ट वगैरह तो है नहीं, इंटरेस्ट वगैरह अगर नहीं है तो ये जो EBIT आया वही मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन में देखो फटाफट कि टैक्स का रेट कितना है, माइनस टैक्स, टैक्स का रेट देखो तो कितना है 50%। तो 50% मतलब 20 जगह 50% कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ पे 28 जगह 50% मतलब 14,000, और ये होगा 20,000। तो यहाँ बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000, 28 माइनस 14, 14,000, और ये 20,000। तो ये फाइनली आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कैश इनफ्लो निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, पैट के से क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो पैट निकल गया, अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो ऐड डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन में देखो कि डेप्रिसिएशन कितना आया था जेड का 18,000, वाई का एक्स का कितना आया था 33,000, इसका आया था 36,400। तो ऐड कर दो, ऐड करके जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा कैश इनफ्लो पर ईयर, एक साल का कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो पहला का कितना आ रहा है 47,000, और ये 56,400, 56,400। तो ये आ गया कैश इनफ्लो। पहुंचो यहाँ तक। ये फाइनली मेरा कैश इनफ्लो पर ईयर निकल गया। अब हमको हर एक मशीन का एनालाइज करना है कि किसमें सबसे ज़्यादा एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो। तो मेरे को कैश इनफ्लो पर ईयर मालूम चला है, ठीक है। अब मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एक सीधा सा बात है, जेड अभी हर एक साल मतलब आने वाला 5 साल तक कितना कमा के देगा 28,000। और देखो जेड को मुझे खरीदना नहीं है, जेड को मैं खरीदने वाला नहीं, क्योंकि जेड तो क्या है पहले से खरीदा हुआ है। लेकिन अगर एक्स खरीदे तो एक्स के पीछे खर्च लगेगा जो अभी उसका दाम है 47,000। जबकि वाई का अगर बात करें तो वाई को भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जेड का पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो, लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर जेड लिखेगा 28,000 इंटू एन्युटी फैक्टर, ए एफ मतलब एन्युटी फैक्टर, ठीक है। 28,000 इंटू एन्युटी फैक्टर। अब फटाफट हाथ में ले लो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लेके लास्ट में देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिया, देखो ईयर 1 2 3 4 दिया है ना, पहला का 0.909 0.826 सबको ऐड कर दो। जब दिया हुआ है तो ऐड कर दो, जो दिया हुआ है वो ऐड कर दो। तुम निकाल भी सकते हो जैसे हम लोग क्लास में निकालते भी है बहुत बार, बट तुम यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है।
28,000 इंटू कितना 3.79 वन हो 0। अच्छा ये तो जो दिया हुआ ही है, तीनों को बस ऐड करके जो आया है। ओ तुम निकाला है, 3.79 आ रहा ऐड कर। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3.79, ठीक, 0 का भी सेम ही आएगा। देखो इंटू करके कितना आ रहा है, 28,000 इंटू 3.79, देखो तो कितना है 106120, 106120। यानी कि अगर हम z को यूज करते हैं अभी अभी, तो मेरे को 5 साल में कितना रुपया ये कमा के देगा, 1,06,120 रुपया। कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, कोई भी तरह का किसी को दिक्कत है तो बताएगा, नहीं है तो y का निकालो। 3.79 नहीं, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पांचों 5 साल का पूरा, ठीक है। और तो जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकाल के, याद है वो जीटी वाला जो तरीका, इक्वल टू फिर जीटी दाब देते थे, वही आएगा, 3.79 नहीं आएगा। हाँ, अब जैसे ये निकाले वैसे ही y का, x का क्या नाम था रे, x का भी निकालो। फॉर x 47,000 इंटू 3.79 कितना आएगा, 178,130, 178,130। नहीं, एक मिनट, लेकिन इस मशीन, ये वाला मशीन x वाला जो हम लोग मशीन यूज करेंगे तो x कितना कमा के देगा, 1,78,130। लेकिन इस मशीन को खरीदना भी तो पड़ेगा, ये वाला मशीन को खरीदना नहीं पड़ेगा, z को खरीदना नहीं पड़ेगा। क्यों z को खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम x यूज करना चाहें तो x इतना कमा के देगा, लेकिन इतना जो कमा के देगा तो इसको खरीदना भी तो पड़ेगा। तो जो इसको खरीदना पड़ेगा उसके पीछे मेरा खर्च भी लगेगा। तो x का देखो दाम कितना है उसको 1,80,000। तो इसका मतलब 1,80,000, सुनो ध्यान से, इसको खरीदने के लिए मेरे को कितना चाहिए, 1,80,000 रुपया। इसका 1,80,000 कैश आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर x खरीदे तो z बेचेंगे भी तो, मेरा बात ध्यान से समझेगा, डिसीजन लेना है। अगर x हम खरीदने गए तो z तो बेच देंगे, तब ना x खरीदेंगे। यानी z को बेच के मेरे को कुछ पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा z को बेच के, देखो 1,10,000, मतलब इसमें प्लस कितना होगा, 1,10,000। मेरा कहने का मतलब क्या है, इनफ्लो हम हिसाब कर रहे हैं कि मेरे पास टोटल इनफ्लो कितना आ रहा है। अगर मैं x खरीदा तो x अपने जिंदगी में मुझे कमा के 1,78,130 रुपया दे देगा। और अगर मैं x खरीदा तो मैं z को बेच दूंगा, तो बेच के मुझे कितना रुपया आएगा, 1,10,000। उसके बेचने के बाद ये टोटल पैसा आ जाएगा, इतना वो कमा के देगा, इतना बेच के आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें से 1,80,000 रुपया आज के डेट पे खर्च भी होगा, क्योंकि उसको खरीदना भी तो है। अब देखो प्लस माइनस करके किसका कितना आ रहा है। स्क्रैप का कट भी सकते, देखते हैं। 108130 बेच, अरे तो x तुम बेचेगा, x खरीदने के लिए, z ना बेचेगा, z में बेचेगा, z को यूज भी करेगा, z को बेचेगा भी। अगर बेच देगा तो यूज कैसे करेगा। तुमको नया साइकिल खरीदना है, नया साइकिल खरीदने के लिए तुमको क्या, पुराने साइकिल को क्या करने का, तो क्या करेगा, पैसा आएगा तो तुम अगर बोलेगा कि हमको नया साइकिल खरीदना है, तो नया साइकिल में ना जोड़ेगा, नया साइकिल में कैसे जोड़ेगा। अब तुम पुराना साइकिल बेचेगा तब ना नया खरीदेगा। अब बोलेगा अरे हम पुराना साइकिल ही चलाएंगे और नया साइकिल भी चलाएंगे, तो इसका मतलब तुमको फिर तुम बेचेगा नहीं, तभी वो हो सकता है। तुम ऐसे कैसे बोल सकता है कि z में ही ऐड होगा। z ऐड ही क्यों होगा, अगर तुम z को यूज ही करेगा
तो ये इसको बेच थोड़ी ना पाएगा। तो 1,10,000 कब ऐड होगा? जब तुम Z बेचेगा। और Z कब बेचेगा? जब X खरीदेगा। तो X खरीदने के लिए मुझे खर्च कितना लगेगा? 1,80,000। लेकिन मुझे Z बेच के मेरे पास कितना आ जाएगा? 1,10,000। तो एक्स्ट्रा मेरा कितना खर्चा हो रहा है? 70,000। 70,000 खर्च करके मेरे को ये कमा के कितना दे रहा है? 1,78,130 रुपया। लेकिन याद रखना, अभी इसमें स्क्रैप हम किसी में ऐड नहीं किया, हम जैसे कर रहे वैसे ही कर रहे हैं ना तुम लोग। इधर थोड़ा सा जगह रखा है या नहीं रखा है? नहीं रखा है, ठीक है। नीचे भी जगह नहीं है, मतलब ये वाला लाइन में भी जगह नहीं है क्या? कभी हाँ बोली हो तुम। y का देखते हैं। y का देखो तो, अब बताओ y मुझे कितना कमा के दे रहा है? 56,400। इसको भी इंटू कर ही सकते हैं। 213,756। इसको अब फिर से अगर y भी खरीदेंगे तो भी तो z बेचेंगे, तो इसमें भी ऐड कितना होना चाहिए? 1,10,000। और y का दाम कितना है? 2,15,000। तो 2,15,000 खर्च भी होगा। अब देखो तो इसको माइनस करके कितना आ रहा है? 108756। 108756, ठीक है। 108756, ठीक है। अब देखो, ये तो मेरे को, अगर हम यहीं पे डिसीजन ले, अगर हम यहाँ पे डिसीजन ले तो मेरे को क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा एनपीवी कहाँ है? वाई में। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आ रहा है? 108,756। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे आ रहा है। लेकिन आंसर शायद यहीं तक का करके दिया, लेकिन डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता है। डिसीजन और भी सोचा जाता है, और भी गहरा सोचो। ये तो ठीक है, लेकिन जब मशीन का लाइफ ख़त्म हो जाएगा तब उसका स्क्रैप का भी तो पैसा आएगा। तो अब स्क्रैप भी इंक्लूड किया जाता है डिसीजन लेने के टाइम। अब देखते हैं स्क्रैप कितना आएगा। अगर हम लोग Z आज बेच देंगे, मान लो Z हम लोग आज बेच रहे हैं, अगर पहला डिसीजन में हम ऐड नहीं करेंगे Z का स्क्रैप, क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि Z अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको पैसा कब मिलेगा? मतलब पैसा तो 5 साल बाद मिलेगा। अगर तुम ऐड करना चाहते हो तो 5 साल बाद का स्क्रैप तुमको ऐड करना पड़ेगा। इसमें एनपीवी में तुम ऐड क्या कर देगा? स्क्रैप। कितना स्क्रैप करेगा? 5 साल बाद वाला। Z का देखो तो स्क्रैप कितना है? 10,000। 5 साल बाद पैसा आएगा। अब जब पीछे पेज पलटो और देखो 5वां साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 5वां साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.621। तो 5 कितना था इसका स्क्रैप? 10,000। 10,000 इंटू 0.621, 6210 है ना। वैसे ही x का देखो तो, नहीं एक ही तो 6210 ही तो आएगा। उसके बाद y का कितना है? y का 15,000 था, नहीं x का कितना था? 15,000। तो 15,000 इंटू 621 कितना है? हाँ 9315। वैसे ही y का, उसका 33,000 है। टू 20493। अब ऐड कर दो, इसको ऐड करेगा तो कितना आएगा? 106120 प्लस 6210, 112330। उसके बाद 108130 प्लस 9315, 9315। उसके बाद ये वाला 108756 प्लस 20493, 129249। फिर भी देखो सबसे ज्यादा पैसा किस में है?
वाई में, तो हम लोगों को वाई खरीदना चाहिए क्योंकि वाई का एनपीवी सबसे ज़्यादा है। ये 100% एक्यूरेट हुआ अगर स्क्रैप ऐड किया जाता है, लेकिन वेल बहुत सारा बुक्स वगैरह में या फिर देखना लास्ट में स्क्रैप ऐड नहीं किया हो रहा था, करना ही चाहिए। 10 फिर 15 फिर 33। 2011 ये देखो एक्स का अगर हम एनालाइज करें, आउटफ्लो है 10 लाख, मेरे को बोला प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना दिया हुआ है? 2,40,000। इसमें से सबसे पहले माइनस क्या होगा? डिप्रिसिएशन, माइनस करो डिप्रिसिएशन, 1 लाख। क्यों 1 लाख? 10 लाख डिवाइडेड बाय उसका लाइफ कितना है? 10, इसलिए 1 लाख। माइनस बताओ कितना आएगा? 1,40,000। 1,40,000 क्या है? प्रॉफिट बिफोर, इसमें से माइनस क्या होगा? टैक्स का रेट कितना है? 35। कितना आएगा? 49,000। कितना आ रहा है? 91। इसमें ऐड क्या होगा? डेप्रिसिएशन। ये तो पैट आया, ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था? यानी ये आ गया कैश इनफ्लो पर ईयर 1 लाख। या गया कैश इनफ्लो पर ईयर, ये 1 साल का कैश इनफ्लो है। अब एनपीवी निकालने के लिए जैसे अभी किया था तुम लोग, अभी 2000 कितना का समझता वो? 2011। एन्युटी फैक्टर चाहिए तो एन्युटी फैक्टर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नीचे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल का, सॉरी 5 रेट का एन्युटी फैक्टर निकाल के दे दिया है। लेकिन मुझे कौन सा वाला रेट चाहिए? 12%। तो 12% वाला मैं खोजूंगा कि 12% का रेट कितना है? 6502। तो निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कितना आएगा? 1,91,000 इंटू 5.6502 कितना आएगा? इंटू करके 1079 100 88 0.2 हटाओ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 20 पैसे के लिए रो रहा है। कितना आउटफ्लो कितना है? 10 लाख। कितना आएगा? 79188। ये हो गया। ये क्या निकला? एनपीवी ऑफ एक्स। वैसे वाई का निकालो, ये एक्स का हो गया, ये वाई का निकाल ले रहे हैं। वाई का कितना था? हाँ क्या बोल रहे हैं? पहले एनपीवी निकालेगा तब तो आईआरआर निकालेगा। क्वेश्चन में 2 बात पूछ रहे हैं, एनपीवी भी पूछ रहा है, आईआरआर भी पूछ रहा है। डिप्रिसिएशन कितना आया था इसका? 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, लाइफ 10 साल था। अच्छा 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, 90,000। कितना आएगा? 1,15,000। टैक्स 35%, कितना आएगा? पैट निकालो, ऐड कर दो डेप्रिसिएशन 1647 हो गया। अब जैसे ये निकाला है वैसे वो भी निकालो, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कैश इनफ्लो की जगह कितना होगा? ये तो एक्स का हम कर दिए, हम रफली कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे मत करने लगना जैसे हम लाइन टान के कर रहे हैं, ठीक है? तुमको समझा रहे हैं, अच्छे से सुंदर से बना के लिखना, फूल वूल लगा देना। 1,91,000, 1,91 नहीं, 1,91 की जगह कितना आएगा? 1,64,750। 1,64,750 इंटू 5.650 कितना आएगा? बोलो 9308 70। हाँ ठीक है 0.45 माइनस कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो देखो कितना है? 9 लाख। तो कितना आ गया? 308। तो किसका एनपीवी ज़्यादा है? एनपीवी किसका ज़्यादा है? तो कौन सा खरीदना चाहिए? एक्स। पहला में तो एक्स ज़्यादा है। अब आईआरआर निकालेंगे दोनों का।
हाँ बोलो। जब हम ऐसे करते हैं 1 डिवाइडेड 1 तो उसमें तो 0 पॉइंट आएगा ना, 5.6। तुम जीटी दबाया था लास्ट में, एन्युटी फैक्टर का हम बात करें, तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर का बात कर रहे हो, दोनों फर्क है ना। एन्युटी फैक्टर क्या करता है, जब मेरे को 5 साल का टोटल चाहिए तो एन्युटी फैक्टर चाहिए। आप तो बोल रहे कि कैसे इसको लेकर तो इसमें डेप्रिसिएशन टैक्स को करते हैं, दैन इसी को लेकर करते हैं, तो इसमें क्यों किया? इसमें क्यों किए, क्योंकि मेरे को बोला है एवरेज एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, बिफोर बोला है। अब यहीं पे अगर मेरा लाइन सिर्फ इतना बोलता है एवरेज एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो, आगे कुछ नहीं बोलता, तो हम किसको लेते हैं 2,40,000, 2,40,000 को लेके करते हैं। आफ्टर अगर बोलता आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तब क्या करते, तब तो ये फिर यही चीज मेरे को दे दिया, पैट दे दिया 91,000, इसमें ऐड करते सिर्फ डेप्रिसिएशन, हो गया खत्म। कंफ्यूजिंग यहीं पे है सिर्फ, अगर तुम कैश कैपिटल बजटिंग का चैप्टर में कैश इनफ्लो वाला पार्ट समझ गया ना, तो खेला मतलब पूरा कर लेगा तुम सब। लेकिन समझना वही है कि कौन सा क्या है। अब मेरे को नहीं लगता इतना समझ बना लिया तो उसमें कंफ्यूजिंग तो नहीं होता होगा। अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोल देता, और सीधा बात है आफ्टर मतलब माइनस किया हुआ है, तो आफ्टर बोल दिया मतलब डेप्रिसिएशन भी माइनस किया, आफ्टर बोल दिया मतलब टैक्स भी माइनस किया। अब बताओ हम लोग देखो डेप्रिसिएशन माइनस किए कि नहीं, टैक्स माइनस किए कि नहीं, तो माइनस करने के बाद ये क्या आया पैट, तो ऑब्वियसली हम लोग ऐड क्या करने वाले हैं डेप्रिसिएशन, तो पैट तो दिया हुआ है। आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोल दिया दैट मीन्स पैट दिया हुआ है। बिफोर डेप्रिसिएशन बोला बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसका मतलब क्या दिया है, ये वाला चीज दिया हुआ है बस। उसमें से माइनस करेगा डेप्रिसिएशन, माइनस करेगा टैक्स, जो आएगा फिर ऐड करेगा डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा कैश इनफ्लो। अगर तुम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेगा तो वहाँ पे टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन छोड़ना, तुम दोनों में से एक ही ना आंसर आ रहा था, तुम अगर यही वाला तरीका तुमको समझ में आ रहा है तो यही करो, क्या दिक्कत है। अर्निंग बिफोर टैक्स, यही तो है अर्निंग बिफोर टैक्स। पीबीटी हो जाता है तो वो ऊपर भगवान, अर्निंग बिफोर, अर्निंग और प्रॉफिट का मतलब सेम है मेरा भाई। अर्निंग का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकता है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं बोल सकता है, सेम ही तो बात होगा। अर्निंग और प्रॉफिट दोनों एक ही होता है। चलो आगे बढ़े, इसका IRR भी निकाल देंगे ना, एक्स का निकाल दे रहे, वाई का तुम लोग निकाल लेना। स्टूडेंट का क्या क्या डाउट आ रहा है कि प्रॉफिट और अर्निंग सेम ही है क्या, गुड, डाउट आना चाहिए। देखो प्रेजेंट वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। IRR होता क्या है वो समझ लो। IRR एक ऐसा रेट है जहां पे तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू जो रहेगा वो इक्वल टू रहेगा उसका आउटफ्लो से, ठीक है। देखो एग्जाम में कैसे समझेगा, एग्जाम में ना ये रेट दिया हो रहेगा, ये जो रेट है ना क्वेश्चन में, देखो नीचे में जैसे मेरा टेबल दिया हुआ है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम देखो ये टेबल क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, तो तुम्हारा एग्जाम में भी दिया हुआ रहेगा, हो सकता है एग्जाम में दिया हुआ रहे, 90% केसेस ऐसा होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ना दिया रहे। तो नहीं दिया रहेगा तो लास्ट क्लास में याद है तो IRR जब सिखाए थे कितना सारा रेट लेना पड़ा था, बट वैसे करता नहीं है, दे देता है। दे देने से एक मेरा फायदा क्या होगा, ये देखो कोई भी रेट बोलो, यहाँ पे 10 से 15% के बीच में दिख रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर जो भी रहेगा वो 10 से 15 के बीच में ही रहेगा। सबसे पहला फायदा ये होता है कि अगर दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ है 10 और 15, तो मेरा आंसर 10 और 15 के बीच में ही आएगा। ये मुझे समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मेरा आउटफ्लो कितना है देखो तो 10 लाख। अब मेरे को हम तो मिटा दिए, ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो पर ईयर कितना था बोलो तो एक्स का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो था 1,91,000 है ना, बस। अब हम क्या करेंगे 1,91,000 को इंटू करेंगे हर एक नंबर के साथ, मतलब यहाँ पे जितना दिया हुआ है, और देखेंगे कि 10 लाख के सबसे ज़्यादा क्लोज में कौन सा नंबर आता है।
क्योंकि मैं करके दे दिया तो मेरे को फायदा रहेगा। चलो 11% से करे क्या, 11% से करो, करके देखो। इंटू 11% से एन्युटी फैक्टर है 5.8992, देखो कितना आता है। हम जानबूझ के 2-3% ले रहे हैं जिससे तुमको समझ में आए। 1126747। अब ये क्या आ रहा है, मेरा आउटफ्लो कितना था 10 लाख, ये कितना आ रहा है 11 लाख, तो डिफरेंस हो गया ना ज़्यादा। एक काम करते, डिफरेंस को अगर कम करना है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा, रेट बढ़ाओ। अभी हम लोग कौन सा लिए थे 11, तो अब एक काम करते हैं 12 लेकर देख लेते हैं। 12 लेके तो अभी किए ही थे, कितना आया था 1079 ये आया था। 10 लाख का क्लोज में चाहिए, लेकिन ये क्या दिख रहा है 10,79,000। हाँ थोड़ा तो क्लोज आया है, देखते हैं और क्लोज आता है कि नहीं। दिया हुआ ही तो है एग्जाम, यहाँ पे इंटू करने में तुमको एग्जाम में थोड़ी ना लिख के करेगा, तुम कैलकुलेटर में इंटू करके देख लेगा। ये तो 12% से देख लिया, उसके बाद अब कितना परसेंट देखना है 13। अब 13 देखो तो 5.4262 1036, ये भी 10 लाख से ज़्यादा है। अब याद करो हम जब IRR सिखा रहे थे हम तुमको बोले थे कि एक अमाउंट हमको जो दिया हुआ है, मतलब जो 10 लाख आउटफ्लो है ना, 10 लाख से क्या चाहिए एक अमाउंट ज़्यादा, और 10 लाख से एक अमाउंट क्या चाहिए कम। तो ये भी ज़्यादा ही आ रहा है, देखते कम कितना में आता है, कब कम आएगा। 1,91,000 इंटू ये कितना परसेंट लिए थे हम लोग 13, अब 14 भी लेके ही देख लो 5.2161 996,275, ये देखो आ गया, बस हो गया खत्म। ये दो फिगर हम लेंगे क्योंकि ये दो फिगर के बीच ही क्या है 10 लाख, और इतना ज्यादा क्लोज मेरे को कोई मिलेगा नहीं। अब अगर तुम और इंटू करेगा इसके बाद वाला तो वो गैप बड़ा होगा, वो गैप छोटा नहीं होगा। तो ये सबसे कम वाला गैप है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है 10% से है ना, ये इसका परसेंट कितना था, ये कितना परसेंट था, ये कितना परसेंट से आ रहा है 5.4262 13, ये 13% से है और ये है 14%। मेरा आंसर कितना है 13 और 14 के बीच में ही आएगा, इतना कंफर्म है। 13 और 14 के बीच में आएगा। ये लो 13% से कितना आया 1036404, और 14% से कितना आया 9962। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में x है, मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसा कोई रेट है जहां पे कितना आएगा 10 लाख। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे 13 माइनस एक्स, यहां पे जैसे करोगे वैसे उधर भी करना। 13 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 माइनस एक्स, उसके बाद क्या करूं ऐसे चले, मतलब यहां पे जैसे चलेंगे वैसे वहां पे भी चलना। हो सकता है लास्ट टाइम हम ऐसे किए हो, ऐसे फिर ऐसे, ये भी हो सकता है। ठीक है, 13 माइनस 14, पहले क्या किए 13 से x, मतलब यहां से यहां, तो कितना होगा 10,36,404। फिर 13 से 40 माइनस किया, मतलब यहां से यहां चलेंगे। अरे माइनस तो नहीं किया, माइनस 10 लाख। ठीक है, चलो ऊपर से नीचे गए थे ना 13 14। हाँ बोलो कितना आएगा 10,36,404 माइनस कितना होगा 996275। इसको सॉल्व कर दो ना, सॉल्व करना ही तो है। 13 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 13 माइनस 14 कितना होगा -1, जो भी 13.90। इसको माइनस करो, माइनस करके देखो कितना आ रहा है। ये तो 36404, और ये वाला 40129।
इसको डिवाइड कर दे क्या, डिवाइड कर दो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.9071। नहीं तुम शायद गलत कुछ बोल रहा है। -1 इसके साथ इंटू होगा, ये तो -1 है ना, -1 इसके साथ इंटू होगा तो 13 माइनस एक्स कितना आएगा 0.90 माइनस में हो जाएगा ना 0.9071। अब 13 को साइड लेके जाओ तो 13 को साइड नहीं उतना ही तो आ रहा है, ये भी तो माइनस में हो जाएगा। हाँ ठीक है 13 को साइड लेके जाओ तो क्या होगा -x इज इक्वल टू -13.9071 तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू माइनस बोल रहे x माइनस तो कट गया 13.90 आंसर होगा 13.90। समझो ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे तुम अब बात माइनस में आएगा लेकिन वो कट जाएगा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुम हाँ ये मत करना कि यहाँ पे जैसे किए दिस माइनस दिस फिर हम क्या किए दिस माइनस दिस, यहाँ पे जैसे कि वैसे इस साइड भी करना, वरना तुम ऐसे अगर मान लो यहाँ पे क्या x माइनस 13 और यहाँ पे कर दिया दिस माइनस दिस तो फिर गलत है, तो भी खेला खत्म, गलत हो गया। यहाँ पे जिससे जैसे माइनस कर रहे हो यहाँ पे भी उसको वैसे ही माइनस करना तभी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ये कर लिया हम लोग 2000। अच्छा x का निकाल दिए तो अब उसका निकल जाएगा तो y का। ठीक है इसके बाद कौन सा था 2014 भी बनाना है, 14 का आंसर नहीं आ रहा है, आया आंसर एक बार दिखा दो तो, दो तो कॉपी। कौन सा 14 एक बार देख लो।